मैं अपनी वालिदा के साथ मुलाजिमत पर गई थी। मेरी उम्र 17-18 साल थी, लेकिन मैं थी बेहद खूबसूरत। मेरी वालिदा के घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा था, इसलिए अब उनसे घर की सफाई नहीं होती थी, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले गई, वरना मैं घर पर अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती थी। मुलाजिमत तो मेरी माँ करती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से अम्मा के घुटनों में दर्द रहने लगा था, और अब तो ये हाल था कि जब भी ज्यादा काम करती तो चिल्ला उठती कि बहुत दर्द होता है। इसलिए अपने घर का सारा काम काज मैं सुबह सवेरे कर लेती थी, फिर अम्मा के साथ चली जाती जहां अम्मा काम करती थी। बेगम साहिबा का एक जवान लड़का भी था। वो उस वक्त सोफे पर बैठा टीवी के बजाय मुझे देख रहा था। पता नहीं उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि मैं नर्वस सी होने लगी। मैंने जल्दी से अपनी काली चादर को दुरुस्त किया, दोबारा से सर पर जमाने की कोशिश की। हालांकि मेरी चादर पहले से ही मेरे सर पर थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मुझे ना देखे। मैंने अपना चेहरा भी चादर के पल्लू से छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझे टिकटिकी बांधे देखे ही जा रहा था। मैं उसकी नजरों से बड़ी नर्वस हो रही थी। बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम तो जानती हो मेरे घर का सारा काम तुम ही ने पकड़ रखा है। देखो जो तुम्हारी हालत है, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर पर आराम करो और अपनी बेटी को बजाय 3-4 घरों में काम करवाने के सुबह से शाम तक मेरे घर में ही छोड़ दो। मैं पूरे घर का काम इसे दे देती हूँ, क्योंकि मेरी बावर्चन भी आजकल अपने गांव गई हुई है, और तुम्हें तो पता ही है मुझे अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी एनजीओ में जाना पड़ता है, कभी किसी टी पार्टी में, कभी हाई टी पार्टी में, तो कभी शॉपिंग पे। और मेरे बेटे को घर का खाना पसंद है। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं पका सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और शहीर मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी कोई भी बात कभी भी नहीं टालती। जब से बावर्चन गई है मेरी तो सारी रूटीन खराब होके रह गई है। 2 दिन से किचन में घुसी हुई हूँ और तुम भी नहीं आ रही थी। आज आई हो तो अपने घुटनों का रोना रो रही हो। देखो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। मैंने अम्मा को कोहनी मारी। मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अकेले इस घर में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मा मुझे नाफहमी से इस्तेफामिया अंदाज से अब्रू उचका के पूछने लगी कि क्या है। मैंने उनके कान के करीब जाके कहा कि अम्मा मैं अकेले काम नहीं करूंगी, आप काम करेंगी तभी करूंगी, मुझे अकेले किसी घर में काम नहीं करना। मैंने अभी ये बात कही ही थी कि अम्मा मुझे चुप रहने के इशारे करने लगी। अम्मा ने पता नहीं क्यों हामी भर ली। फिर बेगम साहिबा ने कहा कि घर का राशन मैं तुम्हें डलवा दूंगी, इसके अलावा तुम्हें महीने के 25,000 दूंगी। ये सुनकर तो मेरी माँ की आंखें फैली की फैली रह गई। मेरी माँ तो बड़ी खुश हो गई, फौरन से मान भी गई, लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि मैं इस घर में काम करूं। वो तो बिल्कुल किसी पागल की तरह मुझे देखे जा रहा था। बेगम साहिबा कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं इस लड़की को सारा काम समझा दूंगी। मेरी माँ चली गई और मैं अम्मा को घूरती रह गई कि मुझे भी साथ लेके जाओ। फिर अम्मा कहने लगी शाम को 6 बजे तक इसकी छुट्टी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आधे घंटे की तो मुसाफत है हमारे घर की। कहने लगी हाँ 6 बजे तक मैं इसे छुट्टी दे दूंगी। अम्मा के जाने के बाद मालिकन मुझे किचन में ले गई, जहाँ बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। पूरा किचन बिखरा पड़ा था। वो कहने लगी पहले किचन की सफाई करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि और क्या क्या करना है। मैं काम में बहुत अच्छी और तेज थी, इसीलिए फटाफट मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ सुथरा कर दिया। आधे घंटे में मैं फारिग हो गई थी। फिर मैं बाहर आई तो मालिकन अपने बेटे से बातें कर रही थी कि बताओ ना शहीर, आज क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। वो मुझे देख रहा था। मैं मालिकन से काम पूछने के लिए वहां खड़ी थी, जब उसने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। कहने लगा इसे खाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये सुनकर तो मैं जैसे अपने होश खो बैठी। वो लड़का शायद अब नॉर्मल था, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुन के हंसने लगी। उससे कहने लगी अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, बताओ ना आप क्या खाओगे आज। वो कहने लगा मॉम, ये मुझे अच्छी लगती है, इसे मेरे कमरे में भेजो ना। ये सुनकर तो मेरी जान निकली थी। ये मालिकन का बेटा क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था। मालिकन कहने लगी शहीर, बुरी बात है, मुलाजिमा है ये। कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे ये अच्छी लगी है। वो किसी बच्चे की तरह हाथ पांव जमीन पे मारने लगा। कहने लगा इसको मेरे कमरे में भेजो। मैं तो यूं थी कि मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ के रह गई। दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगा।
मैं फौरन से किचन में वापस चली गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दम घुटने लगा कि ये क्या चक्कर है। अम्मा ने तो कभी नहीं बताया कि इन बेगम साहिबा का बेटा पागल है। बहरहाल कुछ देर बाद बेगम साहिबा किचन में आई, मुझसे कहने लगी, देखो मेरा बेटा आधी अकल का है, इसलिए उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जिद्दी सा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, बेगम साहिबा मुझे यहाँ काम नहीं करना। मैं बेहद घबरा गई थी। वो कहने लगी, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहता वो, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। ऐसा करो, उसे बिरयानी पसंद है, तुम बिरयानी बना दो। बिरयानी बनाने के बाद तुम घर की साफ सफाई कर लेना, ठीक है? और रात को उसके लिए शामी कबाब और पास्ता बना देना। बस यही चीज है वो शौक से खाता है। मैंने कहा, ये पास्ता क्या होता है? बेगम साहिबा कहने लगी कि क्यों, तुमने कभी पास्ता नहीं बनाया? फिर कहने लगी, मैं तुम्हें तरकीब बता दूंगी, अब जल्दी से बिरयानी बनाओ तब तक। उसने फ्रिज खोलकर मुझे सारी चीजें दिखा दी। मैंने फटाफट से बिरयानी बनाई। उसके बाद घर की सफाई करने लगी। घर के नीचे के पोर्शन में ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम था और बहुत बड़ा लाउंज था, और बेगम साहिबा का कमरा था। यहाँ बहुत बड़ा किचन भी था, जबकि बाकी के कमरे ऊपर थे। जब मैं ऊपर कमरे की सफाई करने के लिए गई तो 2 कमरे वैसे भी लॉक थे, लेकिन जो एक कमरा था उसे मैंने साफ कर दिया। फिर जब चौथे कमरे में जाने लगी तो जैसे ही मैंने दरवाजे का नॉब घुमाया, वो नौजवान अंदर ही मौजूद था। वो कानों में हैंड फ्री लगाए कुछ सुन रहा था। अपने हाथ में उसने मोबाइल भी पकड़ रखा था। मुझे देख के मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आओ अंदर आओ। लेकिन मैं उसके बुलाने पे खौफजदा सी हो गई। मैंने कहा, वो मुझे सफाई करनी है, क्या आप कमरे से बाहर जा सकते हैं? ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगा, मैं क्यों बाहर जाऊं? तुम्हें सफाई करनी है तो आके कर लो, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? मैंने कहा, वो मैं यूं सफाई नहीं करती। ऐसा करें, आप नीचे लाउंज में चले जाएं, टीवी देख लें, तब तक मैं कमरे की सफाई भी कर लूंगी। तो वो कहने लगा, क्यों टीवी देख लूं? मुझे अपने कमरे में बैठना है तो मैं तो यहीं बैठूंगा, तुम अपना काम करो। तुम्हारी अम्मा भी ऐसे ही झाड़ू लगाती थी, मैं कमरे में बैठा रहता था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया, फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। वो कहने लगा, तुम अंधी हो क्या? एसी चल रहा है, कमरे का दरवाजा क्यों खोल दिया है? ये कह के वो उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल पता नहीं क्यों जोर जोर से धड़क रहा था। अव्वल तो मुझे वैसे भी पागल लोगों से बड़ा खौफ आता था। ऐसे लोग जो कम अकल होते थे या एबनॉर्मल होते थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई होश थोड़ी होती है। मैं बड़ी खौफजदा सी थी। बार बार अपने माथे पे आने वाला पसीना पहुंच रही थी। साथ में मैं उसके कमरे का झाड़ू लगाने लगी। वो मुझे ही देखे जा रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, तुम बड़ी खूबसूरत हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने झाड़ू दिया और कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगा, ए लड़की। मैंने उसे पलट के देखा। कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, जोहरा। कहने लगा, जोहरा, नाम तो बड़ा प्यारा है, मेरा नाम शहीर है। मैंने कहा, जी। ये कह के मैंने दरवाजे का नॉब घुमाया तो वो उठ के मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझसे दोस्ती करोगी क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। कहने लगा, तुम मुझसे कर लो, कुछ नहीं होता, दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है, इसमें कोई लड़का लड़की थोड़ी होता है। देखो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। मैं जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर जाने लगी तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। वो जो गुस्से से देखने लगा, फिर मुझसे कहने लगा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझसे दोस्ती करो, तो फिर इसका मतलब मुझसे दोस्ती करो, ठीक है? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे हाथ मिलाने लगा। मैं तो यूं थी जैसे मेरा दिल सीने में धड़कना ही भूल गया हो। वो कहने लगा, आज के बाद तुम मेरी दोस्त हो, समझी ना? मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है। मैंने अपना हाथ छुड़वाया, जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे उतरी। मुझे पता नहीं क्यों उस लड़के से डर लगता था। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, वो उतना मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से किचन में चली गई, शाम का खाना बनाया। उस वक्त तक मालिकन बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, मैंने खाना बना दिया है तो मैं अब जा रही हूँ। मालिकन कहने लगी, ठीक है तुम जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। मालिकन ने कहा तो मैंने कहा, ठीक है जी, ठीक है कह के मैं जाने लगी तो मालिकन कहने लगी, ऐसा करो, फ्रिज में बचा हुआ सालन पड़ा है, वो भी अपने साथ ले जाओ घर।
अब घर जाके कहा तुम दोबारा से खाना बनाओगी। वैसे वो खातून काफी हमदर्द किस्म की लग रही थी, लेकिन मुझे सारा डर उसके बेटे से लग रहा था। मैंने फ्रिज में से सालन निकाले, एक शॉपर में डाले और घर चली गई। मैं 6:30 बजे घर पहुंची थी। अम्मा ने जब मेरे हाथ में सालन का शॉपर देखा तो कहने लगी ये तो अच्छा हुआ, बेगम साहिबा ने सालन दे दिया। चलो अब मैं रोटी बना लेती हूँ, तू भी थकी हुई आई है, तू आजा मुंह हाथ धो के, मैं तेरी भी रोटी बना देती हूँ। अम्मा ने रोटी बनाई, लेकिन मुझसे रोटी ठीक से खाई ही नहीं गई। खाना खाने के बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई। चाय भी क्या थी, बस पूरा कप कहवा था और 1 घूंट दूध। चाय पीने के बाद मैं भी चारपाई पे लेट गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था मैं अगले रोज वहां काम पर ना जाऊं। नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं वो कैसा लड़का था, क्यों जबरदस्ती मुझसे दोस्ती कर चुका था। मैं तो नहीं करना चाहती थी उससे दोस्ती। पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह से कांप रहा था। अगले रोज अम्मा ने मुझे जगाया, कहने लगी जल्दी से नाश्ता कर और काम पे जा। बेगम साहिबा को देर से काम पे आने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा अम्मा मुझे यहाँ काम नहीं करना, उसका बेटा पागल है, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा कहने लगी पागल हो गई है क्या, पता है 25,000 दे रही है वो, और फिर तुम्हें जगह जगह काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। वो लड़का कम अकल है, लेकिन तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा आपको पता है ना, मुझे शुरू से ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। आपको पता है जब मोहल्ले में पागल औरत आती थी तो मैं कैसे अपने घर के कमरे में छुप जाती थी। मुझे बहुत डर लगता है अम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने अम्मा की मिन्नत करनी शुरू कर दी, लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अम्मा कहने लगी एक तो मेरे घुटनों का मसला ना होता मैं खुद चली जाती, इतनी अच्छी नौकरी को तू ठुकराना चाहती है, क्या बावली हो गई है। वो कुछ नहीं कहेगा तुझे, तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो प्यार से रहेगा, बस जो वो कहे उसकी बात मान लेना। पता नहीं हम गरीबों की मजबूरियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगले रोज जब मैं काम पर गई तो वो नौजवान मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा, कहने लगा तुम आ गई, पता है तुम्हें मैं कब से जाग रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे बर्तन धोने हैं। ये कहकर मैं फौरन किचन में आ गई। मालिकन आज मुझे नजर नहीं आ रही थी तो वो मेरे पीछे किचन में आ गया। मैं बर्तन धो रही थी, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने मेरी गर्दन पर उंगली फेरी है, तो मैं तो बुरी तरह से कांप उठी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलटी वो लड़का मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैं उससे पूरी तरह से टकराई। मुझे लगा जैसे मैं अभी नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी कमर पे हाथ रख के मुझे गिरने से बचाया और फिर हंसने लगा। फिर मुझसे कहने लगा तुम डर गई ना, देखा मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी थी। कहने लगा मैंने तो मजाक किया था तुमसे, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मजाक करता है, इसमें कोई बदतमीजी वाली तो कोई बात नहीं थी। मैंने कहा आइंदा मेरे पीछे मत खड़े होना, वरना मैं तुम्हारी वालिदा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा मुझसे इतनी जोर से बात क्यों कर रही हो, देखो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी मम्मा घर पे नहीं है और मैं गुस्से में आ जाऊं तो मैं चीजें तोड़ना शुरू कर देता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा सी गई। फिर वो बाहर चला गया। मैंने सारे बर्तन धोए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए पकाऊंगी क्या। फिर मजबूरन मुझे उससे पूछना पड़ा कि वो क्या खाएगा। वो उस वक्त लाउंज में बैठा एलईडी पर कार्टून देख रहा था। मैंने कहा शहीर तुम खाना क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या पका दूं मैं। तो मेरी बात सुन के एक नजर उसने गुस्से से मुझे देखा और फिर टीवी देखने लगा। मैंने फिर से उससे कहा शहीर क्या खाना है तुमने, मुझे बताओ मैं बना दूं, फिर मुझे और भी बहुत से काम है। तो कहने लगा मुझसे बात मत करो, मैं ना तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कौरमा खाना है, क्योंकि तुम बहुत गंदी हो। वो मुझे बता भी चुका था और इनकार भी कर रहा था। उसकी बात सुन के मैं हंसने लगी। कहने लगा मैं तुमसे नाराज हूं और तुम मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा देखो जो दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्तों को तंग नहीं करते और ना उनके पीछे आके खड़े होते हैं, ना वो उन्हें डराते हैं। कहने लगा मैंने मजाक में तुम्हें डराया था। मैंने कहा देखो दोस्त ऐसा मजाक नहीं करते जो उन्हें बुरा लगे।
मैंने कहा अच्छा बताओ कौरमे के अलावा और क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। कहने लगा आइंदा तुम मुझे कभी डांटोगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं डांटूंगी। कहने लगा अच्छा ऐसा करो कौरमे के साथ खीर बना दो। ये सुनकर मैं फौरन से किचन में गई, उसके लिए खाना बनाने लगी। इतने में वो भी किचन में आ गया, मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने कहा तुम स्कूल में नहीं पढ़ते? कहने लगा नहीं मैं नहीं पढ़ता, वहां के बच्चे बहुत गंदे हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा बस फिर पूरा दिन घर में बैठ के टीवी देखते रहते हो क्या, बोर नहीं होते तुम क्या? कहने लगा बहुत बोर होता हूँ, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती कर लो, हम बैठ के बातें किया करेंगे। मम्मा तो वैसे ही घर पे नहीं होती। मैंने कहा पहले मैं काम कर लूं फिर बातें करूंगी। फिर उसने मुझे वाकई तंग नहीं किया। मैंने जल्दी से काम किया, उसके लिए रात का खाना अलग से बनाया, क्योंकि वो एक टाइम का खाना 2 टाइम नहीं खाता था। दिन में कुछ और दोपहर में कुछ और फिर रात में कुछ और। जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा अपने घर जा रही हूँ। मुझसे कहने लगा नहीं तुम घर नहीं जा सकती, तुम यहाँ मेरे पास रहा करो। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे अम्मा है, बाबा है, बहन भाई है, मुझे उनके पास जाना होता है। मुझे कहने लगा लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं होता, तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है, बस तुम मेरे पास रहा करो। मेरा दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहा करो। मैंने कहा मुझे देर हो रही है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कहने लगा जल्दी आओगी तो फिर काम करने लग जाओगी, काम करोगी तो देखो फिर घर चली जाओगी। मैं मम्मा से बात करके तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लूंगा मेरे पास। फिर कहने लगा अच्छा थोड़ी देर बाद चली जाना, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ जाओ, हम वहां बैठ के बातें करेंगे, मैं तुम्हें अपनी बहुत प्यारी डायरी दिखाऊंगा। वो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर का जीना चढ़ने लगा। मैं उसे कहती रह गई कि मुझे देर हो रही है, मेरी माँ परेशान हो रही होंगी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर वो मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गया, फिर मुझे अपनी डायरी दिखाने लगा। मुझसे कहने लगा थोड़ी देर मुझसे बातें कर लो फिर चली जाना। मैंने कहा मैं तुमसे क्या बातें करूं? कहने लगा अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? मैंने कहा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। कहने लगा मैं बच्चा नहीं हूं, बड़ा हूं मैं, मुझे पता है। ये कहते हुए मुस्कुराया था। मैंने कहा तुम हो तो बड़े लेकिन हो तो बिल्कुल बच्चे जैसे ना। कहने लगा मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूं? मैंने कहा बहुत प्यारे लगते हो, मैं बस उससे जान छुड़वाना चाहती थी। मैंने कहा अब मैं जाऊं? कहने लगा नहीं अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे कितनी प्यारी लगती हो। मैंने कहा बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अपनी जानिब खींच के मुझे अपने सीने से लगा के भींच लिया। कहने लगा इतनी प्यारी लगती हो। ये देखकर तो मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसी कोई हरकत भी कर सकता है। कहने लगा मेरा दिल चाहता है तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूं। मैंने कहा शहीर मुझे छोड़ो। मैं उसकी मजबूत गिरफ्त में से निकल नहीं पा रही थी। मैंने कहा शहीर प्लीज मुझे छोड़ो। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी आंखों में देखने लगा, फिर कहने लगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ, कहीं भी मत जाओ। मैं उसे कहने लगी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ये कह के मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं अब ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस लड़के का क्या करूं। उससे गुस्से से बात करती थी तो वो मुझे धमकियां देता था, और पता नहीं गुस्से में मेरे साथ क्या करे, और दोस्ती दोस्ती में भी वो अच्छी हरकतें नहीं कर रहा था। मैं ये तो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे खुद से दूर कैसे करूं। उन्हीं दिनों मैं घर गई तो मेरे चचा आए हुए थे, साथ में चची भी थी। उन्होंने वही मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। अब्बा ने भी इनकार नहीं किया। अब मुझे नासिर के नाम से मंसूब कर दिया गया। मुझे भी ऐसा कोई खास एतराज नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी जैसे हम लोग हैं तो वैसे घरों में ही हमारे रिश्ते होंगे। उसकी आदत भी अच्छी थी, मेरी वालिदा भी बहुत खुश थी। मैंने सोचा मुझे शहीर के लिए मिठाई लेके जानी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मेरी मंगनी हो गई है। अगले रोज उसके घर जाने से पहले मैंने 1 पाव मिठाई का डिब्बा लिया। जब काम पर गई तो बेगम साहिबा भी घर पे मौजूद थी, लेकिन शहीर अपने कमरे में था। मैंने बेगम साहिबा को मिठाई दी, बताया कि मेरी मंगनी हो गई है। यह सुनकर वो बहुत खुश थी, मुझे दुआएं देने लगी। कहने लगी कि जो भी है उसकी फिक्र मत करना, तुम्हारा सारा जहेज मैं बनवा के दूंगी। मैं खुश हो गई। मैंने कहा अभी तो 2 साल का टाइम है। फिर मैंने उनसे कहा कि शहीर कहाँ है? कहने लगी अपने कमरे में है। फिर मैं उसके कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो लेटा हुआ था, मुझे देख के उठ बैठा। मैंने कहा आज तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले?
कहने लगा बस मूड नहीं है मेरा, कमरे में रहना अच्छा लग रहा था। मुझे कहने लगा तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। मैं उसके पास आई तो उसने मेरा बाजू पकड़ के मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा बात यह है तुम मुझे ख्वाब में नजर आती हो, इसलिए मुझे सोना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ तज़बुज़ुब का शिकार हुई। मैंने कहा अच्छा छोड़ो इन बातों को, मिठाई खाओ। मैंने मिठाई का छोटा सा डब्बा खोला। वो कहने लगा वाह गुलाब जामुन, मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर उसने एक गुलाब जामुन पूरे का पूरा मुंह में डाल दिया और खा गया। फिर कहने लगा तुम ये मेरे लिए लेके आई हो? मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तुम्हें पता है मैं ये मिठाई क्यों लाई हूँ? कहने लगा क्यों लाई हो? ये कहते हुए उसने दूसरा गुलाब जामुन भी उठाया, वो भी मुंह में डाल दिया। फिर मुझे कहने लगा तुम भी तो खाओ। मैंने कहा मैं खा लूंगी, ये तो मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें पता है मेरी मंगनी हो गई है। ये कह के मैंने उसे अपना हाथ दिखाया जिसमें नासिर के नाम की मैंने चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने बास्केट में जाकर मिठाई थूक दी। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? कहने लगा मंगनी। मंगनी मतलब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता तय हुआ है, तुम उसके साथ शादी करोगी? मैंने कहा हाँ उसके साथ शादी होगी मेरी। कहने लगा नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये कह के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी उंगली में से अंगूठी उतार के फेंक दी। मैंने कहा ये क्या किया है तुमने, पागल हो गए हो क्या? मेरी अंगूठी क्यों फेंकी तुमने? कहने लगा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया, जमीन पे गिरी अपनी अंगूठी उठाई। मैंने कहा मजाक की भी हद होती है। कहने लगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। मैंने कहा शहीर हर चीज की एक हद होती है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, आइंदा मुझसे बात मत करना। ये कह के मैं कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही मैं नीचे का जीना उतरी मुझे कांच के टूटने की आवाजें आने लगी। यह देखकर मालिकन भी उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी शहीर को क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं उसे मिठाई खिला के आई थी लेकिन उसके कमरे से कांच के टूटने की आवाजें आई जा रही हैं। ये सुनकर मैं भी घबरा के ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं उनके पीछे उनके साथ ऊपर आ गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला वो अपने कमरे में रखे सारे गुलदान तोड़ चुका था और अब अपने ड्रेसिंग टेबल पर से परफ्यूम की शीशियां उठा उठा के जमीन पे पटक रहा था। उसकी वालिदा कहने लगी शहीर ये क्या तमाशा है? कहने लगा मम्मा ये कह रही है इसकी मंगनी हो गई है, ये किसी और के साथ शादी करेगी, मुझे ये चाहिए, मैं इसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, आप मेरी शादी इसके साथ कर दे, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ये अच्छी लगती है। उसकी वालिदा कहने लगी पागल हो गए हो तुम। फिर मुझसे कहने लगी ऐसा करो तुम वापस अपने घर चली जाओ। लेकिन वो तो जैसे पागल सा हो गया, अपनी मां से भी संभाला नहीं जा रहा था, मेरी तरफ लपक रहा था। कहने लगा ये कहीं नहीं जाएगी वरना मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन अगले ही रोज मालिकन हमारे घर आई मेरा रिश्ता मांगने के लिए। कहने लगी कि शहीर ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, अगर तुमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया मेरा बेटा मर जाएगा। बहुत रो रही थी। मैंने अम्मा से कहा मैं शादी नहीं कर सकती उसके साथ, लेकिन वो मेरी माँ को 10 लाख का लालच देने लगी। मेरा बाप भी मान गया। मैं ना चाहते हुए भी शहीर की दुल्हन बन गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर भी मेरा निकाह शहीर से कर दिया गया। दुल्हन बनाकर मुझे उसके कमरे में बिठा दिया गया। वो बहुत खुश था। आज तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। मेरे पास आके बैठा तो मैं पीछे हट गई। कहने लगा देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखों में आंसू थे, मुसलसल बहे जा रहे थे। कहने लगा रो क्यों रही हो, मैं बहुत प्यार करूंगा तुमसे। मैं जानती थी वो एक एबनॉर्मल लड़का है, इसीलिए उसने वैसे ही प्यार किया जैसे उसे आता था। दम घोट देने वाला, अजियतों से भरा हुआ। उसके प्यार में जुनून था जिसे हम लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मैं उसे कहती रह गई कि शहीर मेरा दम घुट रहा है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। सुबह तक मैं यूं थी जैसे मेरे वजूद में जान बाकी ना रही हो। एक पागल शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारना कोई आम बात नहीं थी।
اور اس کا پیار ایک عام معمولی سی لڑکی نہیں سہ سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ اس کا پیار تھا۔ میرا رونا دھونا کچھ میرے کام نہیں آیا۔ اس کے لیے میں بس ایک کھلونا تھی جسے اس نے میری ماں سے 10 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ ہاں، بس فرق یہ پڑا کہ میں اچھے کپڑے اور برانڈ کے کپڑے پہننے لگی، اس گھر کی بہو بن گئی۔ لیکن میرا دل جیسے مر چکا تھا، کیونکہ میں شہید کی مرضی سے ہنستی تھی، اس کی مرضی سے مسکراتی تھی، وہ جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات کرتی تو وہ چیزیں توڑنے لگتا، مجھے دبوچنے لگتا، کبھی میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے زور سے دبوچ لیتا، پھر کہنے لگتا میری بات سے انکار کیوں کیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بس میں جو ہوں وہ کیا کروں۔ میں بہت روتی تھی، کاش میری ماں نے 10 لاکھ کے بجائے مجھے اہمیت دی ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ لیکن میری ساری زندگی ایک درندے کے حوالے کر دی گئی۔ اسے تو کوئی عقل ہی نہ تھی، اس کا جو جی چاہتا میرے ساتھ کرتا۔ پتہ نہیں ماں باپ پیسوں کی خاطر کیوں اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور کیوں انہیں پاگل کے حوالے کر دیتے ہیں۔